उसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का, इन सभी सवालों का एक ही जवाब हम देते हैं, और इसमें जो है आप लोग देखिएगा काफी बड़ा रहेगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा और पूरी तरीके से हम जो है इसे सिंपल शब्दों में यानी एकदम आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो देखिएगा, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके लिए हम कब की एक घटना है उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, असहयोग आंदोलन की बात क्या होती है, असहयोग आंदोलन का क्या तात्पर्य है। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि गांधी जी के द्वारा यह बताया गया कि हमें अब ब्रिटिश सरकार की किसी भी सामान का, ब्रिटिश सरकार के नौकरी का, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कुछ भी हमारे पास था, उस समय तो ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट हमारे ऊपर शासन नहीं कर रही थी, उस समय हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन जितना भी उनका जो कुछ भी हमारे ऊपर था, उनके अंतर्गत हम कहीं जो है जॉब कर रहे हैं, उनके अंतर्गत जितने भी जो है हम नौकरी करते हैं, या फिर कई लोग जैसे उस तरीके से मजदूरी वगैरह भी उनके अनुसार करते थे, या फिर जो है जो कपड़े वगैरह हम पहनते थे उनके द्वारा बताए गए, तो ये सभी चीजों का एक तरीके से त्याग करना ही असहयोग आंदोलन था। यानी उनका किसी भी प्रकार से हम सहयोग नहीं करेंगे। और कैसे, तो यानी कि अहिंसात्मक रूप से, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके जो है उनसे इस तरीके से मना करेंगे, नहीं, एकदम बिल्कुल शांति पूर्वक उन्हें जो है उनके सभी बातों को मना कर दिया जाएगा। तो असहयोग आंदोलन था। इसके बारे में अगर हम एक तरीके से डाटा के रूप में अगर देखना चाहें, और डाटा के रूप में अगर हम इनके फैक्ट के रूप में यहाँ देखते हुए इस बात को चर्चा करें, तो 20वीं सदी के दूसरे दशक की ये बात है, ठीक ना। 20वीं सदी का दूसरा दशक देखिए, सबसे पहले सदी का क्या मतलब होता है कि शताब्दी हमेशा सन से आगे होती है, जो ईस्वी होती है उससे शताब्दी 100 साल आगे चलती है। तो यहाँ पे बात हो रही है 20वीं सदी की। तो 20वीं सदी का मतलब हो जाएगा कि 1901 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी तक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूसरे दशक, यानी कि दूसरे दशक का मतलब है कि 1920 के आसपास की बात है, यानी कि जिसका सीधा सा तात्पर्य है कि 1920 ईस्वी में ये भारतीय जनता के लिए एक निराशा और क्षोभ का वर्ष था। यानी इस समय जितने भी हमारे भारतीय थे, इनके लिए एक निराशा का समय था। और उसी समय जनता जो है, जो उम्मीद लगाई बैठी थी कि कुछ, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 तक चला था, तो उसके बाद जनता एक तरीके से आशा लगाए हुए बैठी थी कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद यानी कि कुछ ऐसा काम करेगी ब्रिटिश इंडिया जिससे हम लोगों को लाभ होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ, उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यानी जब ये सभी घटनाएं हुई, इनका क्या मतलब है, एक एक के बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो रॉलेट एक्ट लाया गया, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया, या फिर मार्शल लॉ था, ये सब क्या थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप जानते हैं कि जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया गया था, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की जान चली गई। वो किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं करने गए थे, अहिंसात्मक रूप से केवल जमा हुए थे। अपना जो है वो जिस तरीके से आंदोलन लोग करते हैं उस तरीके से इकट्ठा हुए थे। वो इनसे किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां पे जनरल डायर ने इन्हें गोली मारने का आदेश दिया, जिसमें कई हजार लोगों की मौत हुई। कई लोग वहां पे पास में पड़े कुएं में गिर गए। उसी समय की बात बताई जाती है, जो भगत सिंह के बारे में भी चर्चा की जाती है। इसके बाद मार्शल लॉ क्या होता है, तो मार्शल लॉ होता है कि एक तरीके से एक ऐसा कानून होता है जिसमें केवल शक के आधार पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है केवल शक के आधार पर ब्रिटिश सरकार जो थी वह पंजाब में कोई भी व्यक्ति यदि उसे लगता था कि हाँ ये एक तरीके से हमारे लिए हानिकारक है, यानी कहने का मतलब उनकी बात को नहीं मानने वाला, तो देशद्रोही समझते थे। सोचिए, देश हमारा था लेकिन उसे जो है देशद्रोही समझते थे दूसरे जगह के आए हुए लोग। तो वे लोगों का मानना था, उन्हें जैसे ही शंका होती थी उन लोगों को लगता था कि हाँ कुछ इनके शक के आधार पे ही गिरफ्तार कर लेते थे। तो ये सभी घटना होने के बाद सबको लगा कि नहीं, जो हम आशा बनाए हुए थे, जो हमारी एक तरीके से आशा लगी हुई थी, वो समाप्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं करने वाली है ब्रिटिश सरकार। फिर भारतीय जनता समझ गई थी, यानी जो भारत की जनता थी समझ गई थी कि ब्रिटिश हुकूमत के सिवाय यानी दमन
कि उन्हें यानी कि इन्हें ये भी पता था कि अब हमें जो है कुछ नहीं करना है, ये हमें कुछ नहीं देने वाले, केवल हमारा दमन करने वाली, केवल हम लोगों को परेशान करेगी, एक तरीके से केवल हमारा दमन करने के लिए आई है। तो ये बात जो है यहाँ की ये पृष्ठभूमि आपको बताते हुए यानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का जो है उस समय जो हमारा देश था वहां पे किस तरीके की स्थिति थी। आगे हम लोग चर्चा करने वाले, तो आगे हम लोग देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के बारे में। ठीक ना, तो इसमें कुछ नीतियां हैं और उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे देखिएगा इसमें कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों में विरोध में, इनके विरोध के कारण, जैसे जब जो है कोई ऐसा काम करेगा और हमें वो हमारे जो है हमारे लिए वो एक तरीके से हानिकारक है, तो हम उसका विरोध करेंगे। तो यहाँ पे सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। देखिए अधिवेशन क्या होता है, तो कांग्रेस का प्रतिवर्ष की जो बैठक है उसी को हम लोग अधिवेशन कहते हैं। ठीक, ये जो है 1885 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया के द्वारा ही बनाया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। उन्होंने सोचा कि हम इसे बना देंगे या हमारे लिए सुरक्षा वाल्व का कार्य करेगी, यानी एक तरीके से सुरक्षा दीवार की काम करेगी, लेकिन यहाँ पे इनके लिए एक तरीके से घातक हो गई और इसे जो है 1885 में बनाया गया। पहली बार अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसे उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये जो बताया जा रहा है 1920 का अधिवेशन, तो ये डायरेक्ट आपके अधिवेशन भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं, जिसे ऑफलाइन क्लास में हमने आप लोगों को बता दिया था। बाकी जो वहाँ पे नहीं पढ़ते हमारे साथ, तो मतलब उनके लिए ये है, तो समझा रहे हैं केवल कि जो है अधिवेशन इस तरीके से जो आपका 1920 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया, यानी उन्होंने बताया कि अब हमें जो है असहयोग करना चाहिए, इनका किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग नहीं करना है। जबकि जो है इसमें जो श्रीमती एनी बेसेंट ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया, यानी कि उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें जो है इस तरीके से कुछ नहीं करना चाहिए, इससे जो है हमारे भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा धक्का है। यानी इसमें समाज सभ्य जीवन के बीच जो संघर्ष है वो, यानी कि इन्हें लगा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उनकी बातों को मना करते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे फिर से संघर्ष छिड़ जाएगा, यानी फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। देखिए आप लोगों को बता दें कि ये थोड़ा सा भी जो मतलब कि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप देख रहे हैं कि ये माउस चलाना पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस कुछ ही दिनों की ये प्रॉब्लम रह जाएगी। हो सकता है कि दीपावली के लिए एक जो जैसे त्यौहार है, तो उसके बाद से आप लोगों का ऐसी प्रॉब्लम जो है आप लोगों के लिए नहीं रह जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके सामने जो ये चीज़ें हैं काफ़ी बेटर तरीके से लिखने में आपके सामने आए। अभी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें यही है कि हाँ, चलाने वगैरह में इसको दिक्कत हो रही है, उस तरीके का नहीं लिख सकते हैं जैसा जो है पेन टैब वगैरह से लिखा जाता है, तो उससे जल्दी हम लोग उसके लिए अभी बना रहे हैं कि जैसे उसको आने में काफ़ी समय लगता है, तभी कोशिश कर रहे हैं जल्द ही वो आपके सामने लाया जाए। बाकी इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा आपके सामने जिस तरीके से अभी हम कोशिश कर रहे हैं। आगे इसमें देखिए कुछ लोग हैं जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, जिन्ना आदि ने प्रारंभ में विरोध किया। ये सभी जो है शुरू में विरोध किए, इस जो असहयोग आंदोलन की बात की, असहयोग की बात करते थे गांधी जी, तो इनके बारे में ये लोग जो है शुरू में इनका विरोध करते थे। अब देखिए गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं और सभी लोग मानते हैं कि एक तरीके से, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो मानते हैं कि गांधी जी अच्छे थे ही नहीं, यानी उनके विचारों के बारे में अभी अच्छे से जानते नहीं बेचारे, और उन्हें लगता है कि गांधी जी ठीक नहीं थे, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था। तो उनके बारे में अगर जानते हैं आप, बेसिक जानकारी सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी दीवान थे, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। वह साउथ अफ्रीका में यहीं के एक व्यक्ति के द्वारा बुलाए गए थे और वहां पे उनका आंदोलन एक तरीके से वो लड़े और वहां पे उनको जो है एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो उन्हें जो है न्याय मिलना चाहिए वो न्याय दिलाए। उसके बाद यहाँ पे 1915 ईस्वी में भारत आए थे, 1893 ईस्वी में यहाँ से भारत से गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो वहां पे जाने के बाद उन्होंने वहां पे आंदोलन लड़ा और उसे जीता। इसके बाद जब यहाँ पे आए तो सभी को लगा कि हाँ, जब हमारे देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके वहां ब्रिटिश सरकार को जो है एक तरीके से जो है पूरी तरीके से उनकी नींव को हिला सकता है,
उनको वहां पे जो है हरा सकता है, तो उसे बुलाना चाहिए। और बुलाने के बाद लड़ा और उससे जीता। इसके बाद जब यहाँ पे आए तो सभी को लगा कि हाँ, जब हमारे देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके वहां ब्रिटिश सरकार को जो है एक तरीके से जो है पूरी तरीके से उनकी नींव को हिला सकता है, उनको वहां पे जो है हरा सकता है, तो उसे बुलाना चाहिए। और बुलाने के बाद यहाँ पे सब उनके साथ जो है तैयार हुए। यहाँ पे आने के बाद उन्हें करीब 2 वर्ष तक तो लग गया केवल पूरे भारत का भ्रमण करने में। हमारे पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, उसके बारे में पहले जाना उन्होंने कि किस तरीके से जो है हमें इस देश के बारे में अगर कुछ करना है तो इसके बारे में पहले कुछ जांच परख लेनी चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे कैसे जो हमें क्या करना चाहिए, इन लोगों को आगे जो हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं। इन सभी कारणों से उन्होंने भ्रमण किया और इसमें कई सारी यात्रा उन्होंने की। इसके बाद बताया जाता है कि गांधी जी ने जब धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलन करना शुरू किया, जैसे जो है इसमें आपको बताएं कि एक जो चंपारण का, अहमदाबाद का मिल मजदूर का आंदोलन, इस तरीके से चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन, ये सभी छोटे छोटे आंदोलन में जब उन्हें एक तरीके से अपनी सफलता दिखी तो केवल उनके लिए असफलता नहीं थी, पूरे भारतीयों के लिए एक तरीके से सफलता थी। क्योंकि सभी को लगता था कि एक ऐसा आदमी आ गया है, केवल हार्ड मास का एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरी तरीके से हमारे देश को, हम लोगों को ब्रिटिश सरकार से बचाने के लिए आया है। जिसके लिए जो है इसी के साथ सभी लोग उनके साथ जुड़े और बहुत सारे लोग जो है इनके साथ जो है मिलने के बाद कुछ ऐसे भी लोग थे कि हाँ, इनके विचारों से थोड़े जैसे लगता है कि हाँ अलग थे, लेकिन फिर भी जो है उनके बीच में कोई ऐसा नहीं मतभेद नहीं था, केवल वैचारिक मतभेद ही था। जैसे इसमें आप भगत सिंह को देखेंगे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इनके बीच में एक तरीके से जो है ऐसा संबंध नहीं था कि ये एक दूसरे के साथ जो है मिलके करते थे कार्य, नहीं था ऐसा, केवल वैचारिक मतभेद था। जैसे आपको बता दें कि जब सुभाष चंद्र बोस जी अपनी जो है लड़ाई लड़ना शुरू किया अलग तरीके से, इनसे जो है अलग हो गए, वो गर्म दल में चले गए, कांग्रेस जब 2 दलों में बटा, तो इसके बाद जो है गांधी जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आपके माध्यम से आपके किए गए तरीके से इस देश में आज़ादी इस देश को मिलती है, इस देश में फायदा होता है, तो उससे सबसे पहले खुश होने वाला व्यक्ति मैं ही रहूंगा। यानी इन्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी, बस सभी लोगों का लक्ष्य एक ही था कि अपने देश को एक तरीके से आज़ाद कराना। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो ये सभी लोग एक तरीके से पहले गांधी जी का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में ये सभी लोग उनके साथ हो गए, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने समर्थन के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। सबसे पहले जो इसमें जैसे अली बंधु और साथ में मोतीलाल नेहरू, ये इनके प्रस्ताव को मान गए। अब देखिए क्या है असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या है, तो इसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं, यानी ये किस तरीके से जो है इसका स्वरूप बना हुआ है, कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। समय लग सकता है कि एक एक वीडियो काफी लंबा हो, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो है धैर्य बनाकर बैठे रहिए। हाँ, एक दिन में नहीं देख सकते, एक बार में नहीं देख सकते हैं, तो थोड़ा समय लेके जो है ब्रेक लेके देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को देखना तो पड़ेगा, क्योंकि जो है यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन जितने भी हैं आने वाले हैं। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें अब हम देखने वाले हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से बहुत दुखी हो उठे थे, जब वो एक तरीके से जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कर रहे हैं, इन सभी कारणों से जो है उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। तो इसके फलस्वरूप अगस्त 1920 में अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने जो है 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और जितनी भी हमारी जनता थी उन लोगों से बता दिया कि अब हमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है। अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जो ये अभिनव प्रयोग था, यानी इन्हें लगता था कि हाँ ठीक है, ये कई बार इन्होंने आजमाया था इस तरीके का, तो इन्होंने जो है इसे स्टार्ट किया। उन्होंने भारतीयों से विनती की कि वे अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां, जैसे जो भी उन्हें उपाधि मिलती है ना, तो वो जितनी भी, जैसे इसमें आपको बता दें कि जैसे जो अलग अलग लोग हैं, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, गांधी जी हैं, इन्हें महात्मा की उपाधि, फिर इन्हें जो है एक तरीके से अगर हम कहें तो सितार हिंद की उपाधि, इस तरीके से कई सारी उपाधियां मिली थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सभी उपाधियां जिनको मिली थी, जितने सुभाष चंद्र बोस या जो भी थे, ये सभी लोग अपनी उपाधियों को त्याग दिए। इन्होंने ऐसा उनसे कहा कि अपनी उपाधियों को, सरकारी पदों को त्याग दिया जाए, जो भी जो है नौकरी करते थे वे नौकरी, सरकारी नौकरी वगैरह को त्याग दिए। इसके बाद अंग्रेजी विद्यालय जो थे, विश्वविद्यालय जो थे,
इनमें अपने जो बच्चे को लोग पढ़ने भेजते थे उन्होंने मना कर दिया कि अब कोई जो है अपने बच्चों को अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। यानी जो काउंसलिंग स्थानीय संस्था सदस्य जितने भी उसमें लोग हैं सब लोग जो है उन्हें पूरी तरीके से त्याग दें और विदेशी वस्तुओं का न्यायालय यानी कि यहाँ तक कि न्यायालय का भी जो है बहिष्कार कर दिया जाए। ये सभी बात वो गांधी जी हमारे लोगों से, हमारे भारतीयों से विनती करके जो है कह रहे थे कि ऐसा हमें करना है, उनका किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग हमें नहीं करना है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें उन्होंने बताया कि यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन एक तरीके से ये अच्छा परिणाम हम लोगों को दिलाएगा, ठीक ना। ऐसा इसका कोई जो है बुरा प्रभाव हम लोगों को नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब बाद में जो है वही चौरा चौरी कांड हुआ तो उसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया, तो इसके बाद इन्होंने स्थगित कर दिया था अपना आंदोलन। वो सभी घटनाएं हम अभी जो है समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, फैक्ट के साथ देखेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं थे उनका त्याग करने के लिए इन्होंने एक तरीके से विनती की और गांधी जी अहिंसा पर आधारित इस आंदोलन को जो असहयोग आंदोलन माना जाता है इसका एक अच्छा परिणाम निकला। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालयों का परित्याग कर दिया, राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की गई, यानी अपने देश में ही अपने यहाँ के जो है विद्यालयों की स्थापना की गई। लोग अपने स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करने लगे, यानी इन्होंने जो है चरखा वगैरह का इसीलिए तो निर्माण किया था ताकि यहाँ खुद से लोग अपने वस्त्र वगैरह बनाएं और यहाँ पे जो है अपने ही वस्त्र को पहने। जैसे पहले आपको हम बताते हैं कि जब पहली बार यहाँ पे ब्रिटिश सरकार उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो पहले यहाँ पे लोग उसके एक तरीके से उसके सामानों का जो है उपयोग नहीं करते थे, उसके वस्तुओं का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने जैसे आज के समय में नाटक वगैरह आता है, आपके सामने ऐड वगैरह दिखते हैं, तो वहां पे जैसे फेयर लवली का प्रचार करना है, कोलगेट का प्रचार करना है, क्लोजअप का प्रचार करना है, एक मतलब सुंदर सी महिला आती है और उस तरीके से आपको जो है बता के जाएगी कि लगेगा आप लोगों को कि हाँ ये सच्चाई है, ऐसा जो है करना चाहिए, तो आप उस तरीके से करने लगते हैं। ऐसा ही वे लोग उस समय नाटक वगैरह करते थे। वो जो धोती कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति थे इन्हें जो है नाटक में बहुत इनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, इनको ऐसा दिखाते थे कि असभ्य लोग हैं। लेकिन जो थोड़ा सा टाई बेल्ट लगा के सूट बूट पहन के आ जाता था उनके सामने सब खड़े हो जाते थे, सर कहने लगते थे, तो लगता था सबको कि हाँ ठीक है ऐसा में रहना चाहिए। तो धीरे धीरे इसी तरीके से लोग उनके वस्तुओं को पहनना, उनके वस्तुओं का उपयोग करना ये सब लोगों ने शुरू किया था। तो इसमें क्या हुआ कि स्वराज्य का जो संदेश था ये अमर बेल की भांति, जैसे अमर बेल होती है वो सब जगह फैल जाता है, उसी तरीके से पूरे भारत में फैल गया था। ये जो असहयोग आंदोलन था, अपना राज्य खुद बनाना, अपने देश का संविधान खुद मतलब हम लोग बनाएंगे, ऐसी इच्छा सभी के अंदर जागृत हुई और सबका मानना था कि अब हम लोगों को पूरी तरीके से अपना देश चाहिए, अपना राज्य चाहिए, इसलिए इसे कहा जाता है कि स्वराज्य। आगे हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन का जो रचनात्मक कार्यक्रम, सरकारी पदों व उपाधियां, इन सब का बहिष्कार जो किया गया तो इसमें बताया जाता है कि विदेशी माल का बहिष्कार आदि कार्यक्रम का बहिष्कार। आंदोलन में जब आप देखेंगे तो इसमें जैसे आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन के जितने भी रूपरेखा थी, रचनात्मक कार्यक्रम थे, इस प्रकार थे कि 1 करोड़ रुपए, ठीक ना, 1 करोड़ रुपए ये तिलक फंड स्थापित करना, 1 करोड़ रुपए स्वयं सेवकों की भांति करना यानी भर्ती करना, ये सभी चीजें जितनी भी थी, और 20 लाख का खर्चा, ये जो 20 लाख का जो चरखा का वितरण करना, राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में प्रयास करना, ये सभी चीजें जो है हमें अपने ही देश की ऐसे जो बेचने के लिए, यानी कि उन्हें ताकि लोग खरीद सकें, इसके लिए जो है काफी ज्यादा जोर दिया गया कि अब जो है हमें ब्रिटिश सरकार की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना, अब हमें अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको हमने बताया कि इसमें इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, तो इसी कारण से अब देखिए आंदोलन जो हुआ है असहयोग आंदोलन, उसके कारण के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी देखिए हमने उसके स्वरूप के बारे में चर्चा किया कि आखिर किस कारण से, कैसे, क्या उसका स्वरूप था, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी। अब उसके कारण देख लेते हैं। इसमें कई सारे कारण हैं और इन कारणों में जैसे आप जानते हैं कि जब 1920 में ही उनके द्वारा शुरू किया गया तो इसमें कुछ प्रमुख कारण हैं और उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पॉइंट वाइज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ कारण में। तो जैसे देखिए सबसे पहला कारण क्या है कि सरकार किसी भी क्षेत्र में, सरकार का हम किसी भी क्षेत्र में सहयोग ना करना, यानी सरकार जो थी
जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो हमारी किसी भी क्षेत्र में कोई सहयोग नहीं करती थी। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा, सरकार के कार्यों को ठप करना, यानी और दूसरा ये था कि सरकार का जो है हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, वो हमारा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे कार्य चल रहा है, उन सबको ठप कर दिया जाए, उनके व्यापार को ठप कर दिया जाए, उनके फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए। फिर तीसरा कारण क्या है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत सरकार का जो भारत के लोग थे, सरकार के द्वारा पहल न करना, यानी कि ये किसी भी प्रकार से जो हमारे भारत देश के लोग थे तो इनके लिए वो स्वतंत्रता की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इस बात से लोग जो है रुष्ट हो गए थे, लोग जो है दुखी हो गए थे। फिर इसमें बताया जा रहा है जो चौथा कारण क्या है कि 1913 से 1918 के बीच में क्या हुआ कि जितनी भी वस्तुएं थी ना, उनका जो दाम था वो 2 गुना कर दिया गया। तो लोग जो है इससे क्या होंगे कि उनको उनकी आमदनी जो है, जो पैसा कमा रहे हैं, जो डेली का उनका एक तरीके से जो मजदूरी करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो तो उतना ही है, लेकिन जो है वस्तुओं में कीमतों में उनके जो है बढ़ोतरी की जा रही वो भी दोगुनी। तो इसलिए जो है लोग उनसे नाराज थे। दूसरा ये भी एक कारण है कि महामारी के कारण लाखों लोगों की जो है मौत हो गई थी। फिर भी जो है उसमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। जब भी वो उठाया, यानी कि इनको दमन करने के लिए इनके प्रति जो है एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव ही रहे। इस कारण से जो है लोग उनसे काफी ज्यादा नाराज थे। अब देखिए इस आंदोलन के क्या परिणाम हुए, तो इस बात पे हम चर्चा करते हैं कि आखिर अभी तक तो जैसे ठीक है कि हाँ ये आंदोलन था, इसके क्या कारण थे, लेकिन परिणाम भी तो कुछ हुए। जैसे कुछ भी घटना घटती है तो इसके कुछ परिणाम होते हैं। तो इस आंदोलन के क्या परिणाम थे, तो इसमें हमने पहले ही चर्चा कर लिया कि ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक ना, यानी कि सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में ये चलाया गया। तो माना जाता है कि गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। इसमें देखिए कुछ परिणामों में पहली परिणाम जो है क्या हम मानते हैं, पहला मानते हैं कि इस आंदोलन से प्रभावित होकर 2/3 मतदाताओं ने, यानी जो चुनाव करने वाले लोग हैं, ये विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। यानी पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिए कि अब जो हम ऐसे चुनाव को नहीं मानेंगे। फिर दूसरी बात क्या आती है सामने, कि दूसरी बात ये आती है सामने हमारे कि इसमें जो है अध्यापक और विद्यार्थी जो थे, अध्यापक और विद्यार्थी अपना अध्ययन और अध्यापन दोनों छोड़ दिए। यानी जो अध्यापक होते हैं और विद्यार्थी होते हैं पूरी तरीके से ना कोई पढ़ाने जा रहा और ना कोई पढ़ने जा रहा है। ये भी जो है इसका प्रभाव, इसी का परिणाम हुआ। फिर आगे हम लोग अगर देखना चाहें तो इसी में जो है अगली घटना है कि इसमें पूरे भारतीयों को उत्साहित किया, अंग्रेजी शासन के प्रति उनके सेवाओं का त्याग पत्र देने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित किया। फिर इसके बाद आगे की जो घटना है तो इसमें बताया जाता है कि कुछ और भी परिणाम हुए हैं, जिनमें जो है अगली है कि इसमें जैसे जितनी भी विदेशी कंपनियां थी तो उनके जितने भी सामान थे उनका जो है जैसे होली जला दी गई। होली जलाने का क्या मतलब होता है, जब अभी जैसे आने वाली है दीपावली, तो एक होती है ना कि पहले जो है कुछ इसमें जलाया जाता है, तो इस तरीके से जो है बताया जाता है कि उनके जितने भी सामान थे, जैसे होलिका दहन वगैरह कहते हैं ना, तो वही चीज है कि इसमें जितने भी ब्रिटिश सरकार के सामान थे उन सबको जो है जला दिया गया। फिर क्या हुआ कि इसी में बताया जाता है कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत के आगमन पर उनको हड़तालों और प्रदर्शनों से स्वागत किया गया। ऐसा नहीं कि जो वहां का ब्रिटिश राजकुमार आया प्रिंस ऑफ वेल्स, उसके आने पर यहाँ के लोग उसके सामने विनम्रता पूर्वक कायदे से ऐसे नहीं गए, उनके सामने जो है केवल हड़ताल और प्रदर्शन को प्रस्तुत किए, ताकि जो है उन्हें लगे कि हाँ यहाँ की जनता परेशान है, इसलिए जो ऐसा करे, क्योंकि सब लोग जो है उनसे दुखी थे। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के लिए यह एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यानी कि इसे अगर हम कहें तो ये जो है एक तरीके से आपको सभी परिणामों में ये सबसे ज्यादा जरूरी परिणाम है जो लास्ट का है। इसके आगे की चर्चा अगर हम लोग करना चाहें तो ये परिणाम की बात हो गई। अब इसके बाद देखिए कि क्या कारण बने कि जब गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा, ठीक ना, ऐसा क्या कारण आया सामने कि जिसके कारण जो है, तो इसके लिए देखिए क्या कारण बना। तो महात्मा गांधी जी द्वारा यह आंदोलन इसलिए वापस लिया गया क्योंकि यह आंदोलन केवल 2 वर्षों तक सफलतापूर्वक चला, ठीक ना, यानी 2 वर्षों तक तो चला, लेकिन अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस के जितने भी सक्रिय नेता थे उसमें जैसे गांधी जी सहित सभी को जेल में डाल दिया।
और जनता इसके विरोध के लिए आंदोलन किया, यानी जनता ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसमें जो है बताया जाता है कि जो 5 फरवरी के थे, जिसमें जो है 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में, ठीक ना, ये स्थान है चौरा चौरी नामक स्थान पर, एक मिनट, चौरा चौरी नामक स्थान पर ये जो पुलिस चौकी थी, यहाँ पे लोग केवल इकट्ठा थे और उसी समय जो है ये पुलिस लोग, जो पुलिस कर्मी थे यहीं के थे, लेकिन अलग बात है कि ब्रिटिश सरकार के अधिकार में रहते थे, उनकी बात को सुनते थे। तो ये लोग पूरी तरीके से जो है यहाँ के लोगों को जैसे मारना, उनको जो है लाठीचार्ज करना, तो जिसके कारण जनता पहले से भड़की हुई थी ही, और उसने हिंसा के कारण गांधी जी यानी कि उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा उसी पुलिस चौकी में जला दिया। एक क्या घटनाक्रम हुआ था तो आपको बता दें कि जब जो है पहले थोड़ी सी लड़ाई झगड़ी इनके बीच में हुई है, तो ये पूरी तरीके से जितने भी पुलिसकर्मी थे सब जो है चौकी के अंदर जाना शुरू कर दिए, यानी कि थाने में भागने लगे। तो इन्हें लगा कि अब अंदर जाके मारना ठीक नहीं है, पहले से गुस्से में थे ही, बस बाहर से जो है जला दिए पूरी तरीके से उस पुलिस चौकी को। तो जिससे जो है ये जो गांधी जी थे ये काफी दुखी हो गए, इन्हें लगा कि ये तो हिंसा होने लगा, हम अहिंसात्मक रूप से इसे करना चाहते थे तो हिंसा होने लगा, इस कारण से उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, ठीक ना। इसी कारण से गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लिए थे। और उनके विचार पे बात करते हैं, यानी सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह आंदोलन क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो घटना बताई जाएगी, सबसे पहले अफ्रीका को जोड़ के साउथ अफ्रीका की बात की जाएगी। तो यहाँ पे बताया जाएगा आपके सामने कि महात्मा गांधी के द्वारा जब सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए, वहां के नस्ल भेदी क्या होता था, मतलब रंग भेद था काले और गोरे का, तो इसमें सरकार ने सफलतापूर्वक, सरकार से इन्होंने लोहा लिया और इस मार्ग को ही सत्याग्रह कहा जाता है, यानी सत्य के मार्ग पर चलना ही यहाँ पे सत्याग्रह का तात्पर्य है। इसके विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह करना, यानी शक्ति की ओर चलना, सत्य पर ही जोर देना, इस तरीके की बात जो है गांधी जी वहां पे करते थे। दक्षिण अफ्रीका की बात है, जब जो है वहां पे 20 साल तक रहे थे। फिर इसका अर्थ है कि यानी कि आपका जो उद्देश्य है वो सच्चा होना चाहिए, आपका जो संघर्ष है वह हमेशा जो है सत्य और झूठ के बीच में समझना चाहिए, एक हम सच्चाई की तरफ है कि झूठ की तरफ है। इसमें उन्होंने उनका मुकाबला भी किया, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं थी, ये पूरी तरीके से एक तरीके से जैसे हम कहें कि केवल जो है अपने माइंड के भरोसे, अपनी बुद्धि के बल पे जो है वहां पे उनसे लड़ाई लड़े, ऐसी कोई शारीरिक बल से जो है उनसे लड़ाई नहीं लड़े थे। तो ये हमारे सत्याग्रह का जो तात्पर्य था, इसका मतलब है। फिर इसी में हम आप लोगों को बता दें कि सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं, केवल शत्रु को ही नहीं, यानी केवल हमारे शत्रु ही नहीं बल्कि जो हमारे अपने भी होते हैं उनसे भी जो है हमें सफल होने के लिए अहिंसात्मक रूप जो है अपनाना चाहिए। इसमें जो है हिंसा के जरिए कोई भी कभी भी सत्य को स्वीकार करके उसमें विवश करना, यानी अगर हम लोग हिंसात्मक रूप से किसी को कहें कि हाँ ये सच है, इसे आप सच मानो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये सभी बातें केवल आपको जो है बताने की कोशिश है। बाकी अहिंसा का एक ऐसा यह मार्ग था जिसमें भारतीयों को गांधी जी ने एक सूत्र में बांध सकते थे, ऐसा उनको विश्वास था, ऐसा उन्हें लगता था, क्योंकि एक बार जो है वो इस चीज में, इस कार्य में सफल हो गए थे, तो उन्हें लगता था कि हाँ ये चीज जो है हमें काफी आसानी से हम कर सकते हैं। बाकी आगे हम लोग इसी घटना को बढ़ाते हैं। तो इसमें अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं। इसमें कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पे गांधी जी आंदोलन किए थे, वो भी सत्याग्रह के लिए, सत्य के लिए, जिसमें जो है 1916 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वहां पे उन्होंने एक सत्याग्रह किया जिसमें दमनकारी बागान व्यवस्था क्या थी। तो इसमें जो है ना एक तरीके से जो ब्रिटिश सरकार थी वहां के किसानों को 3 कठिया पद्धति के द्वारा, यानी जिसमें जो है 3/20वां भाग जो होता था वो नील की खेती के लिए उनको जबरदस्ती कहती थी कि ऐसा आपको करना है, वहां पे खेती करना है। तो इस कारण से वहां उन लोगों को बचाने के लिए गांधी जी ने इनका साथ दिया था और वहां पे जो है वो एक तरीके से आंदोलन में खुद जो है उतर गए थे और लास्ट में ब्रिटिश सरकार को उनकी बात मानना पड़ा और उनको जो है जितनी भी उनकी जमीन थी उनमें से उनको जमीन भी वापस करना पड़ा, यहाँ तक कि उनको जो है हर्जाना भी भरना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को। फिर इसी के साथ 1917 में
गुजरात के खेड़ा में उन्होंने जितने भी वहाँ के किसान थे उनके लिए जो है एक सत्याग्रह का आंदोलन, इसमें जो है देखिए क्या था, तो उनके लिए भी एक था कि फसल खराब हो गई थी प्लेग की बीमारी के कारण। खेड़ा जो जिला है ये गुजरात का है, तो यहाँ पे किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे क्योंकि प्लेग की बीमारी के कारण वहाँ की फसल पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी, खराब हो गई थी। उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार उनसे जो है एक तरीके से अपना लगान, जो जितना उनका कर होता है, टैक्स होता है, वो मांगती थी। तो इसके कारण जो है गांधी जी को लगता था, यानी कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं लगान चुकाने की हालत में नहीं थे क्योंकि प्लेग की बीमारी के कारण वहाँ की फसल पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी, खराब हो गई थी। उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार उनसे जो है एक तरीके से अपना लगान, जो जितना उनका कर होता है, टैक्स होता है, वो मांगती थी। तो इसके कारण जो है गांधी जी को लगता था, यानी कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे, तो इसमें ये भी तैयार हुए। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये चीज तो अच्छी नहीं है, ऐसा अगर जो है जब उत्पादन ही नहीं हुआ है तो हम लोग कैसे देंगे। उसी समय बताया जाता है कि ये भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। तो ये घटना 1917 की है, खेड़ा जिले की। फिर 1918 में अगर हम लोग देखना चाहें तो 1918 में सूती कपड़ा कारखाने को लेकर जो अहमदाबाद में चलाया गया था। ये 1918 का जो आंदोलन था ये चलाया गया था अहमदाबाद में। ये कई सारे छोटे छोटे आंदोलन थे, गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, जो अलग अलग स्थानों पर चलाए गए थे। और ये केवल इन्हीं सभी कारणों से, इन्हीं सभी आंदोलनों की वजह से लोग इन्हें जो है एक तरीके से अपना नेता मानना शुरू कर दिए थे। इन्हें लगता था कि सबको की जो है जहां भी गांधी जी जा रहे हैं, यानी उन्हें जो है वहां सफलता मिल रही है, साथ साथ हमें भी इससे फायदा हो रहा है। तो गांधी जी एक तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे। वो यही नहीं चाहते थे कि केवल जो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि हमारी जितनी भी जनता है उन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और साथ साथ उन्हें उन्नति भी हो, यानी वो उनका विकास भी हो, ऐसा चाहते थे गांधी जी। तो उन्होंने कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया। खादी, यानी कि अब यहीं से जो है वो चाहेंगे कि अब हम लोग अपना सूती कपड़ा खुद से जो है बनाना शुरू करें, जैसे चरखे का हम लोग जो है एक तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दें, उसका उपयोग करें। इन सब पे जो है, इन सभी बातों पे उन्होंने जोर दिया था, बल दिया था। आगे अहिंसा का विचार, ये जो अहिंसा का विचार उनके दिमाग में कैसे आ गया, ठीक ना, तो इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो कहाँ से जो है उनको समझ में आया कि आखिर जो है, जैसे कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात क्यों करते थे। तो प्राचीन काल से ही अहिंसा का अनुपालन करना भारत भूमि के वीरों का उद्देश्य रहा है। एक केवल गांधी जी की बात नहीं है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनमें आपको हम नाम बता दें, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, ऐसे बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि हैं, ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अहिंसात्मक रूप से ही इस देश को एक तरीके से नया नजरिया दिया है, नए तरीके से इस देश का विकास किया है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, जैसे आपको एक बताई जाती है स्टोरी जिसमें गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की स्टोरी बताई जाती है, तो इसमें भी इन्होंने उसको किस तरीके से, अगर लड़ाई झगड़ा जैसे वो मारने के लिए आ रहा था, हो सकता है कि ये भी उससे लड़ाई झगड़ा करते तो थोड़ी सुधरता, हो सकता है इनसे नहीं लूट पाता, लेकिन फिर भी और लोगों के साथ तो ऐसा करता, लेकिन इन्होंने उसे बताया, उसे समझाया अहिंसात्मक रूप से। तो इसी तरीके से गांधी जी जो है, यहाँ पे ये भारत भूमि है, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे लोग जन्मे थे, उन्होंने ऐसा किया था, तो यहीं से गांधी जी भी सीखे थे। उन्होंने आधुनिक युग के महान युग पुरुष जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने बिना किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान पहुंचाए, वो चाहते थे कि जो भी हमारा सच है, यानी जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, इनका किसी भी प्रकार से कोई भी विनाश नहीं होना चाहिए, और हमें किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार से या यूरोप से कोई हमें ऐसा नहीं कि मुकालबा करना पड़े, उनसे कोई भी युद्ध करना पड़े, हम शांति से जो है, इसीलिए हमेशा ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से हमें जो है कोई युद्ध वगैरह ना करना पड़े, हम आसानी से जो है इनसे जो भी चाहते हैं कि हम केवल आज़ाद हो जाएं, बस ऐसा जो है उनका मानना था। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे के, तो इसमें इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये किया गया एक कार्य है, और जिसे हम कहें कि दुष्कार्य है, यानी कि एक तरीके से सबसे जो उनका अगर माना जाए कि लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, तो वे एक तरीके से एकदम बेवकूफ़ लोग थे, जिनके द्वारा जो है निहत्थे लोगों पर गोली चलाया गया। और इसके बाद जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में, और यहाँ के लोगों के द्वारा उन्हीं सभी घटनाओं के कारण जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये सभी बातें तो हमने डिस्कस कर ही लिया था।